गाइस पहला आर्टिकल जो आज हमें देखना है वो है सिविल सोसाइटी ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो इसके लिए क्वेश्चन आज हमने शेयर किया है डेली आंसर राइटिंग सेशन में। क्वेश्चन था कि हाउ डज सिविल सोसाइटी प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल ड्यूरिंग अ लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये हमने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से लिया है। बहुत अच्छा आपका एडिटोरियल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको अप्रोच कैसे करेंगे। एक महीने पहले ऑलमोस्ट जो है लॉकडाउन आपका अनाउंस हुआ था, 25 मार्च को अनाउंस हुआ था और एक महीना होने को आ गया है। प्रेस मिनिस्ट्री ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गवर्नमेंट जो है रिलीफ पैकेज लेकर के आएगी और ये रिलीफ पैकेज 22 अप्रैल तक आपका जो पहला लॉकडाउन 1.0 था उसके रिलीफ के लिए था। तो लॉकडाउन 2.0 अगर आप देखेंगे तो ऐसा उसके लिए कोई रिलीफ पैकेज डिज़ाइन ही नहीं हुआ। तो वल्नरेबल सेक्शन के लिए लॉकडाउन 1.0 में जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ था उसका नाम था आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ये 33 करोड़ पीपल जो पुअर पीपल थे उनको जो है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की कोशिश कर रहा था और 31,235 करोड़ यहाँ पे देने का वादा था। इसमें जो है 3,797 करोड़ जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए थे, 16,146 करोड़ जो है 8 करोड़ फार्मर्स के लिए थे पहले इंस्टॉलमेंट में, और ये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि स्कीम में दिए जाने थे। 10,025 करोड़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे जनधन अकाउंट होल्डर्स की जो विमेन है उनके लिए थे। 1,405 करोड़ की बात करें तो ये हमारा ऑलमोस्ट 3 करोड़ विडोज़ के लिए थे और बूढ़े लोगों के लिए थे, डिसेबल्ड पर्सनस के लिए थे। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी जो है लागू की गई थी, जिसमें फ्री राशन, फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाना था 39.27 करोड़ बेनिफिशरीज़ को। और ऑलमोस्ट जो इसमें हम दाल की अगर बात करें तो 1,09,277 मिलियन टन्स जो है पल्सेस या दाल देने की बात थी, ये यूनियन टेरिटरीज़ को डिस्पैच करना था। उसके अलावा 2.66 करोड़ जो है फ्री सिलेंडर्स, और ये भी डिलीवर करने थे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। अब अगर हम ये यहाँ पे सारी फिगर्स हैं कि क्या क्या देना था और क्या क्या हमारी ये गवर्नमेंटल फिगर्स हैं कि कितना नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ हो। अब अगर हम बेनिफिशरीज़ की बात करें तो एक प्रॉब्लम आती है, दो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि जो वॉल्यूम है रिलीफ का वो अनाउंस करना और पोटेंशियल बेनिफिशरीज तक पहुंचना, इन दोनों में गैप्स हैं। मतलब देखने में तो पैकेज लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनस हो, बट जो एक्चुअल लोगों को मिला है तो वो अगर हम देखें तो माइनस्क्यूल मिला है। मतलब जैसे 500 रुपये फीमेल्स को। तो ये आपका जो पैकेज का अमाउंट है देखने में बड़ा लगता है, बट जो ऑन ग्राउंड लोगों को मिला है वो काफ़ी कम है। दूसरी चीज़ कि क्या ये जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज़ हैं उनको जो है पहुँचेगा, क्योंकि हमारी जो है हमने बहुत ज़्यादा मिस टारगेटिंग की है। और मिस टारगेटिंग अभी तक हमारा एक बहुत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अगर हम इंडियन उसकी बात करें, पैकेजेस की बात करें तो बहुत मिस टारगेटिंग होती है। तो एडिक्वेसी मतलब कितना सही है, और एडवोकेसी इनडायरेक्ट रिलीफ पैकेज का ये एसेस करना इजी नहीं होता, क्योंकि इनडायरेक्ट जो पैकेजेस होते हैं, डायरेक्ट तो आपके अकाउंट में पहुंच गए, आपको मिल गया। इनडायरेक्ट पैकेजेस जो है बहुत सारे मिडिल मैन के थ्रू होकर के जाते हैं, तो इसकी जो एडिक्वेसी होती है ये जज करना रियल टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको जो है रियल टाइम एस्टिमेट पोटेंशियल बेनिफिशरीज़ का नहीं मिलेगा। अब देखिए हमारी जो प्रेस रिलीज एक हुई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि 40 करोड़ जो बेनिफिशरीज़ हैं, एस्टिमेटेड पोटेंशियल बेनिफिशरीज़ हैं, अब ये क्लैरिटी नहीं है कि ये पोटेंशियल बेनिफिशरीज़ को मिल चुका है पैसा या मिलना है। उसी तरह से हमने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेशन देखी है, और ये चीज़ न केवल स्टेट लेवल पर सेंट्रल लेवल पर ये स्टेट लेवल पर भी देखी गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 13 देखें जो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था, और इससे जो है माइग्रेंट वर्कर्स को रिलीफ प्रोवाइड किया जाना था ना। ये जो ऑर्डर था काफ़ी आर्बिट्रेरी ऑर्डर था, क्योंकि इसमें जो हमने रिलीफ कवरेज किया था वो 3,33,669। अब ये एग्जैक्ट फिगर आप कहाँ से लाए हो माइग्रेंट वर्कर्स की, और इनके जो ऑफिशियल फिगर्स दी गई थी इसके पीछे कोई डेटाबेस नहीं है। मतलब आपने एक फिगर कोड कर दी 3,35,669। सॉरी मेरे को हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती है तो मैं बीच बीच में गड़बड़ कर देती हूँ हिंदी के काउंटिंग में।
तो इतने माइग्रेंट वर्कर्स हैं। अब कोई ऑफिशियल डेटाबेस नहीं है, फिर हम इतनी एग्जैक्ट वैल्यू पर कैसे पहुँचे? तो ये आर्बिट्रेरीनेस है। दूसरी चीज़ जो ऑफिशियल एश्योरेंसेस हैं कि रिलीफ जो है, ऑफिशियल एश्योरेंसेस हैं जो रिलीफ के, वो सही में ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में। मतलब हमने रिलीफ अनाउंस कर दी, रिलीफ हमने जो है एजर्ट कर दी कि मिल रही है, बट वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हुई है ऑन ग्राउंड। और बहुत सारे जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं वो लेफ्ट आउट रह गए थे स्टेट सपोर्ट के बिना और स्टेट कवरेज के बिना। उसके अलावा आप ये देखिए कि सिचुएशन जो है हमारी लॉकडाउन की सिचुएशन में, ऐसे में ना तो उनको रिलीफ मिला गवर्नमेंट से, ना ही वो कहीं आ जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कुछ स्टेट में, उनको जो है स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीफ नहीं दी, क्योंकि उनका ये कहा गया कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलीफ प्रोवाइड करने की, फूड और शेल्टर की, ये बिल्डर और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब अगर इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर होता है, तो कंस्ट्रक्शन से हमने भी देखा था कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है वर्कर्स होते हैं। और यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर में न केवल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का रिलीफ मिलना था, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिलीफ मिलना था, और इस दोनों को जो है तेलंगाना में नहीं प्रोवाइड किया गया। तो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं, जैसे कि इकनॉमी को तुरंत सडनली हॉल्ट करने का, इससे बहुत सारे बिजनेसेस पे असर पड़ा है और वो काफ़ी रुक से गए हैं। उसी तरह से अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जब बिजनेसेस काम नहीं कर रहे हैं, जब कोई रिलीफ वैसे नहीं है लोगों के पास, ऐसे में गवर्नमेंट जो है इस वैक्यूम को फिल करके गवर्नमेंट जो है रिलीफ प्रोवाइड करे। अब गवर्नमेंट अगर रिलीफ नहीं प्रोवाइड करती है तो इसमें क्या होगा कि लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे और एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा सकते हैं। पीपल कैन फॉल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। और इसी वजह से एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट दोनों चीज़ ये ट्राई कर रही हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सपोर्ट प्रोवाइड करने की, वो जो है एक दूसरे को बाईपास की जा सके। अब ऐसे में जो है बेसिकली हो क्या रहा है कि जो पुअर लोगों की डिग्निटी है वो ट्रैम्पल हो रही है, और डिग्निटी ऑफ लेबर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो अब जब गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर दोनों एक दूसरे पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन कर रहे हैं, तो ऐसे में इस जो वैक्यूम है उसको कौन फिल कर रहा है? इसको फिल कर रहा है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज। ये जो है टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं वल्नरेबल सेक्शन को, और ये शुरू से ही कर रहे हैं। इनफैक्ट एक वीक के अंदर जैसे ही लॉकडाउन हुआ था, नीति आयोग ने तुरंत अपील की थी 92,000 एनजीओज के लिए को, कि वो गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट को हेल्प करें कोविड-19 के हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करने में। उसके अलावा वल्नरेबल सेक्शंस को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें, शेल्टर प्रोवाइड करें होमलेस को, डेली वेज वर्कर्स को और अर्बन पुअर फैमिलीज़ को। फिर कम्युनिटी किचन के लिए माइग्रेंट के में क्रिएशन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और इस कोविड को प्रिवेंशन के लिए। उसके अलावा एनजीओज ने जो है क्राउड फंडिंग भी शुरू की थी, जिससे कि बेसिक फूड और मेडिसिन वल्नरेबल ग्रुप को प्रोवाइड की जा सके। अब देखिए सपोर्ट जो एनजीओज का और चैरिटीज़ का होता है, वो एक जो है रिलीफ हो सकती है स्टेट के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी, बट ये नहीं होना चाहिए कि ये जो रिलीफ है ये जो है कि सिर्फ ट्रांजिटरी होनी चाहिए। स्टेट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एब्डिकेट करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिविल सोसाइटी के ऊपर नहीं डाल सकती है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है उसके जो रिपकर्शंस आएंगे, मतलब जो टोटल रिजल्ट आएगा वो काफ़ी टाइम के बाद आएगा। और जैसे जैसे क्राइसिस डिपेंड होता है, गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल राइट टू लाइफ को सप्रेस नहीं कर सकती है, राइट टू लाइवलीहुड को जो है सप्रेस नहीं कर सकती है, और चैरिटी वर्क पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती है। बिजनेसेस को भी जो है रेलेवेंस अपनी यूटिलिटेरियन वेलफेयर का रेलेवेंस देखनी होगी, और कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए आगे बढ़ के काम करना होगा। एक चीज़ ये है कि डिजीज़ जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करती अमीर में या गरीब में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमेशा ज़्यादा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो सिविल सोसाइटी को भी ये चीज़ समझना है और सॉलिडेरिटी रखनी चाहिए। सिविल सोसाइटी के अलावा बिजनेसेस को भी और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ समझ करके सिविल सोसाइटी के साथ मिल करके पुअर के साथ सॉलिडेरिटी रखनी चाहिए, जिससे कि इंडिविजुअल की जो सैंक्टिटी है वो रह सके, डिग्निटी जो है लेबर की वो रह सके, और इसका जो ऑब्लिगेशन है वो कलेक्टिव ऑब्लिगेशन होता है, पूरी सोसाइटी के ऊपर होता है, ना बिजनेस, ना गवर्नमेंट, ना सिविल सोसाइटी के ऊपर। तो हम सबका कर्तव्य है कि जो भी डाउन ट्रोडन है उसकी हम मदद करें।
तो आप इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं, उसमें से कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ये एक छोटा सा मैं आर्टिकल आपको बता दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। और एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का कल, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नीट को जो है आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में भी लागू करना होगा। नीट अगर कंडक्ट करा रहे हैं तो ये हमारे राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट टू लाइफ या राइट टू लाइवलीहुड को वो खराब नहीं करता है। राइट टू रिलीजन के बीच में भी ये नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं राइट ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को अपनी तरीके से चला सकते हैं। ये राइट जो है आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। पर ये जो राइट है ये लॉ के ऊपर नहीं है और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा था। ये कॉन्टेक्स्ट ये था कि CMS वेलूर, इसने एक जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि नीट का जो सिलेक्शन प्रक्रिया है ये उनके जो है राइट टू कंडक्ट दी इंस्टीट्यूशन उसके अगेंस्ट जाती है और उनके जो है उनके जो है उनको इस आर्टिकल 30 को जो है ब्रीच करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने का ये कहना था कि नीट एक एग्ज़ाम है एडमिशन का और ये इसलिए बनाया गया है जिससे कि जो क्वालिटी हो मेडिकल स्टूडेंट्स की वो अच्छी हो और ये नेशन के इंटरेस्ट में है। तो इसीलिए नेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको इसलिए अपने इंस्टीट्यूट में अप्लाई होने से मना नहीं कर सकते क्योंकि आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो राइट है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उस राइट के साथ साथ बाकी और भी राइट्स हैं। आर्टिकल 19(1)(g जो कि हमारा राइट टू ऑक्यूपेशन है उसके बियॉन्ड उसके खिलाफ भी नहीं जाता और आर्टिकल 30 के खिलाफ भी नहीं जाता क्योंकि आर्टिकल 25, 26 और 29(1) ये जो है ट्रांसपेरेंसी और मेरिट की बात करते हैं। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जो एक वो सबवर्ट करने की प्रक्रिया कर रहे थे नीट को उस पर लगाम लगाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है जो मेरे को आपको बताना था। उसके अलावा आप देख लेते हैं कौन कौन से आज हमें आर्टिकल डिस्कस करने हैं इसमें। तो पेज नंबर 8 पे एक आर्टिकल है अबव ऑल, कंपैशन अबव ऑल। ये आर्टिकल हमें देखना है, ये शाह आलम खान जी ने लिखा है। अब यहाँ से देखिए इसका बिगनिंग में कुछ नहीं देखना है आपको, डायरेक्टली यहाँ से देखना है, इस वाले पैराग्राफ से, थर्ड पैराग्राफ से। तो शाह आलम जी ने एक आर्टिकल लिखा था और वो आर्टिकल था कि जब लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और शुरू में तो वो हॉस्पिटल्स के मतलब वो होटल्स वगैरह में रहते हैं, पर जैसे जैसे उनके फ़ंड ख़त्म होने लगते हैं और तो वो क्या करते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर सड़कों पे स्ट्रीट्स पे रहने लगते हैं और इन्होंने इनको नाम दिया था कैंसर रिफ्यूजीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, इसीलिए मैंने ये वाला आर्टिकल आज डिस्कस किया है। तो ये कैंसर रिफ्यूजीज़ की बात की है उन्होंने। जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन से एक दिन पहले तक ये कैंसर रिफ्यूजीज़ एम्स के बाहर दिल्ली में सड़कों पे थे। अब 24 घंटे के अंदर ये लोग चले गए। अब ये कहाँ चले गए हॉस्पिटल के फुटपाथ से ये पता नहीं चला और उससे ज़्यादा वरी की बात ये है कि उनमें से कुछ लोग जो है अपने ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए ट्रेजेडीज़ को जो कंपेयर करना है ना वो अच्छी बात नहीं होती, पर जो लोग क्रॉनिकली सिक हैं जैसे कि कोई कैंसर पीड़ित हो गया या किसी को जैसे ट्यूबरक्लोसिस के लोग हो गए तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस कोविड की सिचुएशन की वजह से। WHO की एक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फैक्ट बुक में लिखना है, आपकी फैक्ट बुक में जाएगा ये। WHO की रिपोर्ट ने ये बताया था कि ऑलमोस्ट 5.8 मिलियन लोग इंडिया में हर साल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से मरते हैं। उनको जो है कांस्टेंट इवैल्यूएशन की और सर्वेलेंस की ज़रूरत होती है और ये ना मिले तो इस तरह से जो है लाइफ हमारी लोगों की लाइफ बहुत चली जाती है। तो अगर हमें ट्रीटमेंट चाहिए तो सर्वेलेंस और इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। अब ऑलमोस्ट 30 डेज़ प्लस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 40 दिन होने को आ गए हैं। अब इन लोगों को ना तो कांस्टेंट इवैल्यूएशन मिला ना ही कांस्टेंट सर्वेलेंस मिली, तो इससे इनकी जान को खतरा होता है। उसी तरह से अगर हम टीबी की बात करें तो 2018 में इंडिया के अंदर 2.15 मिलियन नए ट्यूबरक्लोसिस के केसेस डायग्नोज हुए थे। अब देखिए इन लोगों की प्लाइट देखिए, इन पेशेंट्स की जो है कंडीशन देखिए। इनमें से बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं टीबी वाले वो डॉट्स का जो एक प्रोग्राम है इसमें डॉट सेंटर पे नहीं जा सकते या हॉस्पिटल OPDs में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये या तो बंद हैं या इनएक्सेसिबल हैं कर्फ्यू की वजह से। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि हम टीबी को दोबारा देख सकते हैं कि हो सकता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी MDR टीबी जो है दोबारा राइज अप हो जाए लॉकडाउन की वजह से। और उसके अलावा हम जो है टीबी पेशेंट्स की हेल्थ को भी ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ इतना जो है हमें देखना ज़रूरी।
अब देखिए ये वाला पार्ट आपको नहीं देखना है, उसके बाद डायरेक्टली लास्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। फिजिकल डिस्टेंसिंग ये जरूरी है कि वायरस का स्प्रेड रुके, पर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा कंपैशन दिखाया जा सकता था। लोगों की हेल्थ भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर हमें कभी भी जो है ऐसे मेजर्स नहीं यूज़ करने चाहिए जिससे कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसका वो हर्ट हो। हेल्थ केयर सिस्टम जो इंडिया का है वो इससे जज नहीं किया जाएगा कि उसका रिस्पॉन्स कैसा था लोगों की हेल्थ के लिए, बल्कि ये देखा जाएगा कि हेल्थ केयर सिस्टम ने कितना कमिटमेंट दिया लोगों की हेल्थ में लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। तो एक अच्छा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जरूरी है जो कि इस तरह के टाइम्स में, जब क्रूशियल टाइम्स हो उस वक्त वो डिलीवर कर सके। और हमेशा कभी भी जो है अपने एक्सपीरियंस से लर्न करने के लिए कभी भी देरी नहीं होती है। अब भी अगर हम लर्न कर लेते हैं तो अब भी हम जो है अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको डील कर सकें। नेक्स्ट हमें देखना है द प्रिकली स्टेट। तो जो क्राइसिस का टाइम होता है उस वक्त गवर्नमेंट को हमेशा वेलकम किया जाना चाहिए क्रिटिसिज्म को, और पनिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्राइसिस के टाइम पे अगर हम क्रिटिसिज्म को वेलकम नहीं करेंगे तो हमें एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड पता नहीं चलेगी। अगर और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि अगर हमने जो क्राइसिस को वहीं कंट्रोल करने की कोशिश की, अगर हमने जो है क्रिटिसिज्म को वेंट आउट नहीं होने दिया तो सिचुएशन काफ़ी एक्सप्लोसिव भी हो सकती है। अब देखिए कोरोना वायरस के चैलेंज में इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ दोनों अभी एमनेशन है जो ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन और आइडिया दोनों की ज़रूरत है और दोनों को वेलकम किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी से भी आए, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर से आए या फिर पब्लिक से आए। गवर्नमेंट जो कि अच्छे समय पे डायरेक्टली जो है पब्लिक के साथ डील कर सकती है, प्राइम वेब के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के ऐप के साथ जो है प्राइम मिनिस्टर से कॉन्टैक्ट कर सकती है। इस वक्त जो है काफ़ी सेंसिटिव हो गई है और काफ़ी ग्रेव क्राइसिस है। अब देखिए जब 50 यंग ऑफिसर्स जो IRS के थे वो आगे आए और उन्होंने जो है अपने एसोसिएशन को एक पॉलिसी सजेस्ट की थी। एक उन्होंने रिपोर्ट टाइटल की थी FORCE, जिसका नाम था फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पॉन्सेज टू कोविड-19 एपिडेमिक, और ये उन्होंने शेयर की थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। और उसके साथ साथ जब इन्होंने ये रिपोर्ट CBDT को दी थी, उसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पे भी ये रिपोर्ट अपलोड की थी। तो सेंटर का ये कहना है कि इस तरह रिपोर्ट का अपलोड करना ये गवर्नमेंट की करंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। अब इसी तरह से गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ये जो है सर्विस रूल्स के खिलाफ जाता है, और इनके खिलाफ इनमें से जो 3 सीनियर मोस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर थे, इन 50 में से जो 3 सीनियर ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दी है। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ सजेशंस जो है कंट्रोवर्शियल हो, बट एक इनकम टैक्स की हाइक 40% तक उन लोगों के लिए जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, ये जो है इस तरह का उन्होंने सजेशन दिया था। बट रिस्पॉन्स जो मिला, ये देखिए कंट्रोवर्शियल सजेशन तो दिया था इन लोगों ने, बट जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था वो भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन है कि आप ऐसे क्राइसिस के टाइम पे आपने तुरंत क्या किया, आपने इंक्वायरी बिठा दी है और उनको जो है बोला कि आपने सर्विस रूल्स के अगेंस्ट गए हो। इन ऑफिसर्स ने कभी ये क्लेम नहीं किया था कि उनका डॉक्यूमेंट ऑफिशियल है, और उन्होंने पब्लिकली जो है डिसमिस किया था कंट्रोवर्सीज़ को, ये सजेस्ट करते हुए कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस रिपोर्ट से डिस्टेंस कर सकती है, ये सिर्फ एक सजेशन मात्र है उनकी तरफ से। तो जो है सफाई देने के बावजूद भी उस रिपोर्ट के बेसिस पे उनके ऊपर एक्शन लिया गया। पहला इंस्टेंस ये हुआ। दूसरा इंस्टेंस क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जब पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट के इस रिस्पॉन्स के ऊपर जो है मणिपुर के कुछ सिटीजन्स ने बहुत ज़्यादा जो है लॉ के साथ, मतलब वो सड़कों पे उतर आए थे और कुछ जो है झड़प हुई थी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के साथ, जैसे कि पुलिस के साथ। तो पुलिस ने क्या किया, वहाँ पे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो सेक्शंस हैं वो लगा दिए थे, IPC के सेक्शंस लगा दिए थे। और एक केस में ये भी सजेस्ट किया गया था कि एक क्वारंटाइन सेंटर जो इम्फॉल में है वो एग्रीकल्चर लैंड में मूव किया जाना चाहिए, और एग्रीकल्चर लैंड से जो है एक डिसयूज्ड एयर स्ट्रिप में मूव किया जाना चाहिए। तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को जो है, उसके अलावा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को उनकी सारी पोर्टफोलियोज हटा दिए गए इस कंट्रोवर्सी के बीच में। और उनमें से जो है एक कंट्रोवर्सी क्या थी कि राइस एलोकेशन को लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कुछ कमेंट किया था, उसके बेसिस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, तो उनको भी हटाने की बात गवर्नमेंट ने की थी। तो ऐसे में जो है ये अगेन जो कंट्रोवर्सी है ये सही नहीं है, क्योंकि कोई क्रिटिसिज्म कर
रहा है, कोई आपका क्रिटिकल हो रहा है, तो आप तुरंत उसको हटा दे रहे हो या फिर उसको जो है कर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ें गलत हैं। इसी तरह से पोर्ट ब्लेयर में एक जर्नलिस्ट को ये बुक कर लिया गया था क्योंकि उसने ये पूछा था कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स को क्यों यूज़ किया जा रहा है जब वो होम क्वारंटाइन में हैं। तो उसको अरेस्ट करने की जगह अगर अथॉरिटीज़ ने उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया होता कि कॉल्ड की ट्रेसिंग जो है एक तरीका होता है पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट्स को डिस्कवर करने का, तो ये वाला जो तरीका था ये बेटर रहता, उसको अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह की जो एक्सेसेस हैं ये क्वेश्चन मार्क खड़े करते हैं और गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट है उसको बहुत जल्दी इरोड करेंगे जनता के दिमाग से। जनरली जो है लॉकडाउन जब लिफ्ट हो जाता है तो नेशंस को क्लोज कॉपरेशन में रहना चाहिए और एक वननेस का जो आइडिया है वो रखना चाहिए। अगर ओवर सेंसिटिविटी दिखाएंगे और एकदम चिढ़ कर के रिस्पॉन्सेस दिखाएंगे तो इससे इनसिक्योरिटी पता चलती है और गवर्नमेंट को इस वक्त इनसिक्योरिटी की जगह कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखना है द एग्जिट डिलेमा। अब देखिए जब हमारा ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तब केवल 700 केसेस कुछ हुए थे और आज की डेट में केसेस बहुत ज़्यादा हैं। 40 दिन हो जाएंगे कंप्लीट लॉकडाउन को 3 मई को। और ऐसे में जो है चीफ मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर की बात हुई थी कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए कि नहीं। अब गवर्नमेंट पूरी विश्व की गवर्नमेंट्स जो है इटली, ब्रिटेन, यूएस सबकी गवर्नमेंट ने बहुत कम और बहुत लेट लॉकडाउन इम्पोज किए और इसको एक रिस्क एवर्स स्ट्रैटेजी के रूप में यूज़ किया है। अगर स्प्रेड कर्व किया जाता है तो इससे जो है पॉलिटिकल उनको जो है काफ़ी तारीफ मिलेगी और अगर नहीं तो इससे जो है वायरस को जो है ब्लेम दे दिया जाएगा। ये तो वही हो गया कि आपने जो जब आप वन वे ऑप्शन जो होता है फाइनेंशियल मार्केट्स का जहाँ पे आप लूज़ नहीं कर सकते, ये वैसी ही ऑप्शन हो गई। तो इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव ये है कि ये हर्ड बिहेवियर जो है शो करता है सभी गवर्नमेंट्स का। एक गवर्नमेंट ने जो किया वही सारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं, तो इससे जो है डिसीजन मेकिंग पे अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। डिलेमा हमेशा जो है बड़ा होता है जब आपको जो है देखना हो कि लोगों की जान बचानी है, तो हमेशा जान बचाने पे जो एक फोकस होता है वो ज़्यादा होता है। बट ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हेल्थ ऑफ लोगों की हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमी की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं। अगर इकोनॉमी काम नहीं करेगी, हेल्थ बच भी गई, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फ़ायदा क्या है इस ऐसी हेल्थ का। तो इसीलिए लाइवलीहुड को सेव करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट जो है गेटिंग सिक और हंग्री इन दोनों में से कोई चॉइस ही नहीं है ना। आपको चॉइस दी जाए या तो आप भूखे रहो या फिर आप जो है बीमार रहो, तो आप किसको चूज़ करोगे? तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो देखिए इन दोनों की अगर हम बात करें तो गेटिंग सिक और हंग्री ये ईदर और वाली चॉइस नहीं हो सकती हैं, दोनों ही हमें चाहिए। ना तो हम हंग्री रहें और ना ही हम सिक रहें, तो दोनों वाली चॉइस होती है। ये एंड वाली चॉइस है, ये और वाली चॉइस नहीं है। सबको जो है हेल्दी रहना भी पसंद है और साथ साथ पूरा भरपेट खाना भी मिले, ये दोनों चीज़ें पसंद है। और गवर्नमेंट का ये रोल है कि गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए, रिकन्सिलिएशन करे हेल्थ ऑब्जेक्टिव को और इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव को। अब जैसे जैसे हम लॉकडाउन 2 के एंड पे आ रहे हैं और जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो एक बात ये हो रही है कि लॉकडाउन को शायद एक्सटेंड किया जाएगा। तो ऐसे में हमें ये याद रखना है कि अब जो है एग्जिट का प्रोसेस हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को कुछ बैलेंस बनाने में थोड़ी सुविधा होगी कि लाइफ भी सेव हो जाएंगी, लाइवलीहुड्स भी सेव हो जाएंगी। दूसरी चीज़ क्या है, इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने में बेनिफिट होगा। इकोनॉमी ऑलरेडी शट डाउन है और बहुत ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। अब डैमेज काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा अगर हमने लॉकडाउन को एक्सटेंड किया। तो ऐसे में हमारे पास एक फेज और प्लान स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि वायरस को भी मैनेज किया जा सके और लॉकडाउन को भी जो है कम बंद किया जा सके। अब देखिए मॉर्बिडिटी या मोर्टालिटी रेट की अगर बात करें, मतलब मृत्यु दर की अगर बात करें, तो काफ़ी कम है इंडिया के अंदर बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। ये शायद इसलिए भी है कि शायद हमारा इम्यून सिस्टम हो सकता है कुछ बेटर हो, या फिर हमारे अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ हों ये जो कि इस वायरस से रेजिस्ट कर रही हों। टोटल अगर हम बात करें तो मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स जो स्ट्रैंडेड है मेगा सिटीज़ में या रिलीफ कैंप में, उनमें कोई भी वायरस देखने को नहीं मिला है। लार्ज नंबर्स में उन्होंने वायरस को नहीं कैच किया है। तो इससे ये पता चलता है कि हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी इंडिया के अंदर थोड़ी सी है और जैसे ही हम लॉकडाउन को धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंस काफ़ी सीवियर हैं।
एक बड़ा पोर्शन जो इंडिया का है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कैजुअल वर्कर वाला पोर्शन है हमारा। और ये जो लोग जो है डेली वेजेस पे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, और ये इंडिया की टोटल 90% वर्कफोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनकी जो लाइवलीहुड है ये लूज़ हो गई है। डिमांड काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, और इसकी वजह से सप्लाई भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है क्योंकि मासिव रिडक्शन हो गया है आउटपुट के अंदर। तो ऐसे में गवर्नमेंट रेवेन्यूज़, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के, दोनों गवर्नमेंट्स के जो रेवेन्यू है टोटली कोलैप्स कर गए हैं। अब अगर हम लॉकडाउन को लिफ्ट भी कर देते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ या जो है 2020 में या तो ज़ीरो होगी या नेगेटिव में होगी। अगर हम पुअर की बात करें, 75% जो रूरल हाउस हैं और 50% जो अर्बन हाउस हैं, उनकी फूड सिक्योरिटी रिस्क पर है। तो ये एक मैटर, सर्वाइवल का मैटर है। इसी तरह एमएसएमई की अगर हम बात करें तो उनका सर्वाइवल भी स्टेक पर है। बड़ी कंपनीज़ की अगर बात करें तो उनके पास बड़े पॉकेट्स तो हैं, पर उनको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कुछ भी कहे, कुछ भी स्टिपुलेट करे, ज़्यादातर फर्म्स को बहुत डिफ़िकल्टी होगी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे कर पाएँ, और इससे उनके जो है कैश लॉसेस होंगे, जो कि उनको जो है लॉकडाउन की वजह से कैश लॉसेस ऑलरेडी हो रहे हैं। हेल्थ केयर जो पेशेंट्स का है कोविड-19 के अलावा, वो भी काफ़ी कम हो गया है, एक्सेस में भी और क्वालिटी में। अगर हम एजुकेशन और लर्निंग आउटकम्स की बात करें, ऑलरेडी ये ख़राब था, और स्कूल बंद होने से और कॉलेजेस बंद होने से लर्निंग आउटकम्स और हमारे कम हो जाएंगे। तो अगर हम हर फेज़ की स्फीयर की बात करें तो हर स्फीयर में इसके लॉन्ग टर्म जो है कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिसको हम हिस्टीरेसिस बोलते हैं। और ये फ्यूचर आउटकम का जो है, हिस्टीरेसिस का मतलब होता है एक फ्यूचर आउटकम जो किसी पास्ट आउटकम के पे बेस्ड हो। जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर जो है हम लर्निंग को कम कर देते हैं तो क्या होगा, आगे की जो फ्यूचर आपकी जॉब की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो ये जो है हमारे हिस्टेरिसिस कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से क्रिएट हो सकती है। ऐसे में लॉकडाउन जितनी जल्दी जो है लिफ्ट हो जाएगा उतना बेटर होगा, और ये एक प्लान ट्रांजिशन होना चाहिए, बोथ स्पीड में भी और कॉन्सिक्वेंस में भी। अब 27 अप्रैल को टोटल जो है हमारे 736 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के अंदर, उनमें केसेस हैं, और 283 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। 18 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नया केस नहीं है 28 दिनों से, तो ये ग्रीन जोन के अंदर आ गए हैं ये 18 डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से हम बात करें तो इन 28 डिस्ट्रिक्ट को भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की वजह से फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी रीस्टार्ट हो सकती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ये जो हमारा होगा, टोटल 41% हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के हैं जहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा 48 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी 14 दिन में कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, और इसी तरह से 33 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर 21 दिन में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो टोटल अगर हम बात करें तो 11% जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के हैं वो ऑरेंज जोन्स हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे जो है फेज मैनर में इसलिए इंट्रोड्यूस की जा सकती है। अब 27 अप्रैल की अगर बात करें तो 9 स्टेट्स जिनकी हम बात करें, सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, तमिलनाडु, यूपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 9 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा केसेस निकल के सामने आए हैं। अगर इन 9 स्टेट की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे 80% केसेस इन 9 स्टेट से हैं, और इन्होंने हमारी इंडिया की जो भी अफेक्टेड पॉपुलेशन है उसकी 57% पॉपुलेशन इन 9 स्टेट से आती है। उसके अलावा 13 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो 1000 से कम इन्फेक्शंस रहे हैं। उनमें आपके स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, बिहार, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम। तो इन अगर हम पीछे के 5 स्टेट्स की बात करें, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड, तो यहाँ पे जो है टोटल इन्फेक्शन केवल डबल डिजिट्स में है। अगर इन 5 टोटल हम इन 8 स्टेट्स की बात करें जहाँ पे केसेस 1000 से कम है, सॉरी इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स की स्टेट्स की बात करें जहाँ पे केसेस 1000 से कम है, तो टोटल यहाँ पे जो है 12% इन्फेक्शन होंगे और 42% जो है पॉपुलेशन हमारी इफेक्टेड है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं स्टेट्स का और डिस्ट्रिक्ट्स का ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में, तो ये जो है अनइवन है डिस्ट्रिक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी सभी स्टेट में अनइक्वल है। तो पॉसिबिलिटी जो है बहुत सारी हैं जहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जो ग्रीन जोन है वहाँ पे हम एक्टिविटी को रीस्टार्ट कर दें, मॉनिटरिंग करें बाकी जोन्स के अंदर, और रेड जोन के अंदर बिल्कुल हम एक्टिविटी को बंद कर दें। तो एक्टिविटी रिज्यूम करना कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि ग्रीन जोन में है वहाँ पे ज़रूरी है। ऑरेंज जोन के डिस्ट्रिक्ट्स जैसे ही उनको जो है हम कोशिश करें कि वो ग्रीन जोन में आ जाएं, और लॉकडाउन जो है कंटिन्यू होना चाहिए बड़े स्टेट्स में जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के अंदर।
इनके अंदर कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए जहाँ पे पॉसिबल हो। और रेड जोन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हों उनको बिल्कुल कंटामिनेशन जोन या हॉटस्पॉट जो भी हैं सिटीज़ के अंदर, उनके अंदर जितना भी रेस्ट्रिक्शंस करना है मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन हम कर सकते हैं। तो ये जो डिसीजन होगा ये एक बेटर डिसीजन होगा, जिससे कि हम लॉकडाउन को धीरे धीरे एग्जिट करने लगें। अब इस पर हमें प्राइम मिनिस्टर को स्पेसिफिकली काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ें इम्पोज करनी होंगी, जिससे कि एक हम अपनी इकोनॉमी को रिस्टार्ट करने की कोशिश कर सकें। तो आज के इंडियन एक्सप्रेस में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। अब हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, उसके बाद में आपको लिस्ट दूंगी कि आपको कौन कौन से आर्टिकल्स खुद से पढ़ने हैं। तो गाइज़ द हिंदू में पहला आर्टिकल जो आज हमें देखना है वो है अफ़गान पीस प्रोसेस एंड इंडियाज़ एल्बो रूम। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और ये जीएस पेपर टू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में भी। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को। तो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से इस आर्टिकल को दिया हुआ है, और इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट शुड बी द इंडियाज़ मूव इन अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए आगे, इस बारे में जो है क्वेश्चन बन सकता है, या इससे रिलेटेड बैकग्राउंड वगैरह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आप सीधे सीधे आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस वजह से ये आर्टिकल लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसी महीने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट ने एक मीटिंग करी थी जिसका नाम था 6+2+1 ग्रुप, और ये रीजनल एफर्ट था कि अफ़गानिस्तान में पीस रह सके। और इसमें जो है 6 नेबरिंग कंट्रीज़ इंक्लूडेड थे, जिसमें चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। तो ये सभी कंट्रीज़ आज आप जो है मैप पे मार्क करेंगे। देखिएगा कि इन सब कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो ईरान के साथ शेयर होती हैं। तो ये 6 कंट्रीज़ हो गई। 2 जो है सुपर पावर्स जो कि यूएस और रशिया, और एक आपका अफ़गानिस्तान। तो टोटल आपकी जो है ये 9 कंट्रीज़ ने एक पीस प्रोसेस किया था। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस पीस प्रोसेस में इंडिया एब्सेंट था, और ये पीस प्रोसेस 16 अप्रैल को हुआ था। और ये पीस प्रोसेस की मीटिंग। तो देखिए ये पहली बार नहीं है जब इंडिया को जो है अलग थलग छोड़ दिया गया है। दिसंबर 2001 में जब इंडिया की एक टीम थी जो स्पेशल एनवॉय सतिंदर लांब के अगुवाई में जर्मनी के पीट्सबर्ग होटल में गई थी, वो बॉन के पास है, और यहाँ पे आपका जो है बॉन का रिजर्वेशन साइन किया गया था। अब जब सतिंदर लांब जी की टीम गई थी तो उन्होंने जो है ये बोला था कि जब उन्होंने वहाँ पे पहुँचे थे तब उन्होंने ये देखा था कि उनके लिए कोई रिजर्वेशन ही नहीं किया गया है। तो देखिए मतलब आप किसी को बुला रहे हैं पीस प्रोसेस के लिए, और आप किसी कंट्री को इनवाइट कर रहे हैं, बट ये पीस प्रोसेस के टाइम पे रिजर्वेशन उन हमारे जो है एनवाई के लिए नहीं किया गया था। तो ये पहला केस था जब इंडिया को छोड़ा गया है अकेले। दूसरा एग्जाम्पल है जनवरी 2010 में, जब इंडिया को जो है लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए इन्वाइट किया गया था अफगानिस्तान के अंदर, पर उसको इंडिया को जो है रूम छोड़ के बाहर जाना पड़ा था, क्योंकि इस मीटिंग में जो है बात की गई थी कि हम तालिबान से बाकी कंट्रीज़ जो है तालिबान से नेगोशिएशन की बात कर रहे थे। अगेन देखिए इंडिया, इसी तरह से अगर 2020 की बात करें तो इंडिया को बाहर रखने का रीज़न ये दिया गया है कि इंडिया जो है बॉर्डर्स नहीं शेयर करता अफगानिस्तान के साथ। हालांकि देखा जाए तो ये गलत है। अगर हम थोड़ा सा बॉर्डर जो है पीओके के जो जगह में अब ईरान के साथ अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, तो ये जो है जो इन्होंने तर्क दिया है ये तर्क खुद में भी गलत है, और कहीं ना कहीं जो है एक कोशिश की जा रही है कि इंडिया को अलग रखा जाए। रीज़न ये है कि इंडिया की जो फंडामेंटल डिफरेंसेस है इस पीस प्रोसेस से, तो इसीलिए इंडिया अपने आप को अलग थलग पाता है। तो अगर हम बात करें 2001 की या 2010 की, दोनों बार इंडिया ने जो है लड़ाई की थी, और बाद में मतलब लड़ाई एज इन की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए थे, और बाद में जो है सक्सेसफुली वो नेगोशिएटिंग टेबल पे वापस आ गया था। बोन एग्रीमेंट की बात करें तो एम्बेसडर लाम्ब ने नॉर्थ अलायंस को, मतलब जो बाकी कंट्रीज़ थी उनको, उनके लीडर्स को जो है राजी कर लिया था कि वो हामिद करज़ाई जी को चेयरमैन बनाए इंटरिम अरेंजमेंट का।
और ये अरेंजमेंट जो है तालिबान को की रेजिम को रिप्लेस करने वाला था। इसी तरह से अगर हम 2010 की बात करें तो 2010 के बाद इंडिया ने जो है एफर्ट्स काबुल के साथ काफ़ी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डबल कर दिए थे, और मनमोहन सिंह और हामिद करज़ाई जी ने जो है हिस्टोरिक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें जो अफगानिस्तान के पास साथ पहला ऐसा एग्रीमेंट था। तो इंडिया ने हमेशा, अगर इंडिया को अलग थलग छोड़ा गया है इससे पहले के दो इंस्टांसेस में, तो हमने ये देखा कि इंडिया ने जो है कोशिश की है वापस नेगोशिएटिंग टेबल पे आने की। अब हम बात करते हैं 2020 में हमारा क्या स्टैंड है और हमें क्यों अलग छोड़ा गया है। अब देखिए, ये हम जो है अगर बात करें अफ़गानिस्तान की, अगर हम बात करते हैं तो इंडिया को ये देखना चाहिए कि कोई भी ऐसा आइडिया, मतलब कोई भी अफ़गानिस्तान वाला जो आइडिया है वो इंडिया के बिना जो है डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। और इंडिया को जो है ये भी देखना चाहिए कि इंडिया क्यों इस तरह से एक्सक्लूड हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इंडिया हमेशा रेजिस्ट करता है कि आप तालिबान के साथ पब्लिकली जब आप बातें कर रहे हैं तो ये जो है गलत है, क्योंकि तालिबान एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन नहीं है। आप जो है टेररिस्ट के साथ अगर एक कंट्री में नेगोशिएट कर सकते हैं तो आपका पूरा जो मॉरल स्टैंड होता है टेररिज्म के खिलाफ वो वीकेन हो जाता है, लड़ाई जो है टेररिज्म के खिलाफ वीकेन हो जाती है। इंडिया जो ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है टेररिज्म से अफेक्टेड है, अभी कल ही एक रिपोर्ट आई थी, उसमें GTI की रिपोर्ट आई थी, ये एक ग्लोबल थिंक टैंक है, और इसने ये बताया था कि इंडिया की जो रैंक है टेररिज्म अफेक्टेड कंट्रीज़ में वो 7वें नंबर पे पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, इंडिया इतनी बुरी तरह से टेररिज्म से अफेक्टेड है और उसके बावजूद इसीलिए वो जो है टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन बिल्कुल नहीं करना चाहता, पहली चीज़ ये है। और इसी वजह से इंडिया का जो प्रेजेंस होती है नेगोशिएटिंग टेबल पर, वो बाकी सबके लिए ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि वो लोग जो है तालिबान के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इंडिया हमेशा कहता है कि जो पीस प्रोसेस हो वो अफ़गान के द्वारा लीड किया जाए, अफ़गान के द्वारा ओन किया जाए और अफ़गान के द्वारा कंट्रोल किया जाए। तो लीडिंग, ओनिंग और कंट्रोलिंग ये अफ़गानिस्तान के साथ हाथ में होनी चाहिए। और ये जो स्टैंड है इंडिया का, बहुत प्रिंसिपल्ड स्टैंड है, बहुत मॉरली करेक्ट स्टैंड है। बट हम देखेंगे कि इस मॉरली करेक्टनेस की इंटरनेशनल रिलेशंस में यूजुअली ये देखा गया है कि मॉरल करेक्टनेस की जो कहीं ना कहीं वो है, तवज्जो नहीं रह जाती है। तो ये दो रीजंस है जिन वजह से इंडिया को जो है एक्सक्लूजन झेलना पड़ रहा है। अब इस पीस प्रोसेस की बात करें तो ये पीस प्रोसेस ना तो अफ़गानिस्तान के द्वारा लीड किया जा रहा है, ना अफ़गानिस्तान के द्वारा ओन किया जा रहा है, और ना ही अफ़गानिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ये सिर्फ US तालिबान नेगोशिएशन है, और यहाँ पे जो है अमेरिका के ट्रूप विड्रॉल का नेगोशिएशन कर रहे हैं, और जो है अफ़गानिस्तान के अंदर कैसे पावर शेयरिंग होनी चाहिए उस बारे में ये डील चल रही है। तो US तालिबान पीस डील का मतलब ये है, तालिबान जो अपनी जो है वायलेंट एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ नहीं करेगा अफ़गानिस्तान आर्मी के ऊपर, और ये जो है US के विड्रॉ होते ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान तालिबान का एक बड़ा होल्ड हो जाएगा किसी भी इंटर अफ़गानिस्तान प्रोसेस के अंदर ऊपर। और उसके अलावा हो सकता है कि अफ़गान तालिबान जो है एक बड़ी एंटिटी, बड़ी कंट्रोलिंग एंटिटी के रूप में अफ़गानिस्तान के अंदर उभर के सामने आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे क्या डिसीजंस किन दो पॉइंट पे गलत चले गए। पहली चीज़ ये थी कि हमने जो है सब पूरा जो सपोर्ट किया है वो घनी जी की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमने दो मिस्टेक्स कर दी। पहली चीज़ ये कि हमारी जो रिकन्सिलिएशन प्रोसेस में हमारी जो वॉइसिंग थी वो बहुत लिमिटेड हो गई है, क्योंकि घनी गवर्नमेंट जो है अगर हम अफ़गानिस्तान के अंदर बोले तो अफ़गानिस्तान के अंदर ही वो इतनी स्ट्रांग नहीं रह गई है। दूसरी चीज़ ये है कि डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। ऐसे में हमने जो है बाकी पॉलिटिकल क्लास को अपने खिलाफ कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एक क्रेडिबल स्टैंड था वो भी थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है। अब इंडिया के पास क्या बेहतर चीज़ है, हम क्यों नेगोशिएशन आके कर सकते हैं। एल्बो रूम क्या है, एल्बो रूम ये है कि इंडिया बहुत डीपली अफ़गानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, और ये हमने जो अपनी प्रेजेंस है बहुत जो है मेहनत से बनाई है, 2001 से लेकर के हमने बिल्ड किया है। और ये जो है इस हमारी प्रेजेंस अब थ्रेटन हो रही है नए टेररिस्ट ग्रुप जैसे कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP। और इसने माना ये जाता है कि इसको जो है पाकिस्तान ने सेटअप किया है इस टेररिस्ट प्रोसेस को।
सॉरी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। और इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अटैक्स किए थे 25 मार्च को गुरुद्वारे के ऊपर। उसके अलावा ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये चुन चुन के माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक करता है, इंडियन एसेट्स को जो है ये हार्म पहुंचाता है। तो इसलिए हमारी जो एक प्रेजेंस है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक आ रही है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा था कि मतलब नोवल कोरोना वायरस की वजह से दोनों जो कॉन्सुलेट्स हैं उनको खाली कर दिया। हमने जो है हेरात और जलालाबाद, इन दो कॉन्सुलेट्स को, हमारी यहाँ पे रीजनल कॉन्सुलेट्स थी, यहाँ से जो है हमने अपने डिप्लोमेट्स को खाली खाली कर दिया है। तो रीज़न ये देखिए, गवर्नमेंट ने ये रीज़न दिया है कि ये नोवल कोरोना वायरस पैंडमिक जो कि इस वक्त हेरात में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने जो है कोरोना वायरस की वजह से खाली किया है। बट सोर्सेज कहते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सोर्सेज ये बताते हैं कि ऐसा था कि हमें जो है सुसाइड अटेम्प्ट की वार्निंग दी गई थी कि कार बॉम्ब हो सकता है हमारे कॉन्सुलेट्स में जलालाबाद या हेरात के अंदर, जिस वजह से ये डिसीजन लिया गया था। तो ट्रुथ क्या है ये बाद में पता चलेगा। फिर भी इतना ज़रूर है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं रिट्रीट होती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। ये हमें वहाँ पे मजबूती से जुड़े रहना है, वहाँ अपनी मजबूती से अपनी प्रेजेंस को बना के रखना है। अब क्या हमारी जो यहाँ पे हमारी क्या क्या जो है क्या हमारी गुडविल को कम करता है, मतलब क्या हमारे एक ड्रॉबैक्स हो सकते हैं कि, और क्या क्या चीज़ें हमें जो है होल्ड बैक करती हैं। पहली चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा जो डैमेज हुआ है इंडिया की गुडविल को वो हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। ज़्यादातर जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो एक जो यहाँ से इंडिया के से जो मैसेजिंग गई है वो ये है कि ये एक्ट मुस्लिम्स के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए परसेप्शन, जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें या हम सोशल इश्यूज़ की बात करें, आपके इंटेंशन कितने भी अच्छे हो, या हम पर्सनल रिलेशन की भी बात करें, इंटेंशन कितने भी अच्छे हो, आपके जो परसेप्शन, आपके बारे में जो परसेप्शन होता है वो डिटरमाइन करता है कि रिलेशनशिप्स कितनी स्ट्रांग रहेंगी। तो अगर हमारे बारे में परसेप्शन ख़राब हो जाता है उससे हमारी गुडविल को जो है डेंट पहुंचता है, गुडविल ख़राब होती है, और गुडविल ख़राब होने से जो हमने वहाँ पे एक स्ट्रांग प्रेजेंस बनाई हुई है उस पर भी खतरा मंडराता है। हमने बहुत जो है एसेट्स बना रखे हैं, जैसे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रेड, फूड सिक्योरिटी, इन सब में अफ़गानिस्तान को जो है लिबरल एक्सेस दिया है। अफ़गानीज़ को हमने जो है इंडिया के अंदर आकर के स्टडी करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, वर्क करने के लिए छूट दी है। उसकी वजह से इंडिया का जो है काफ़ी अच्छा एक, उसके अलावा इसकी वजह से इंडिया की काफ़ी अच्छी जो है गुडविल जेस्चर है। इंडियंस को बहुत अच्छे से जो है पाकिस्तान, अगर अफ़गानिस्तानी हम जनता की बात करें तो इंडियंस को अफ़गानी जनता, सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि हमने इतने गुडविल जेस्चर्स वहाँ किए हुए हैं। तो इन सबको, इन ये जो हमने इतनी मेहनत से अपना जो एसेट बिल्डिंग की है, अपनी ट्रस्ट बिल्डिंग की है, ये जो है छूटनी नहीं चाहिए। और अफ़गानीज़ जो है इंडिया का प्लूरलिज्म, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, इन चीज़ों को काफ़ी जो है महत्व देते हैं। तो इन चीज़ों को हमें जो है दिखाना है कि परसेप्शन में यही शो करना है कि इंडिया आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। इंडिया के मन में आज भी अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए, अफ़गानिस्तान की जनता के लिए उतना ही प्यार है। दूसरी चीज़ क्या प्रॉब्लम है कि देखिए, इंडिया ने जो असिस्टेंस दिया है 3 बिलियन के प्रोजेक्ट का, उसमें से एक और उसके अलावा जो ट्रेड की हम ट्रेड करते हैं ऑलमोस्ट 1 बिलियन का, और उसके अलावा हमने 20 बिलियन के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, स्पेसिफिकली छाबार का जो ऑल्टरनेट रूट है उसको न केवल अफ़गानिस्तान की नेशनल आर्मी का सपोर्ट है, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका भी सपोर्ट मिला है, डॉक्टर्स का सपोर्ट मिला है, बाकी प्रोफेशनल्स का सपोर्ट मिला है। तो इससे इंडिया की जो रीजनल पोजीशन होती है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। पर हम स्ट्रांग पोजीशन को लूज़ कर सकते हैं अगर हमने सही से इस अपने परसेप्शन को मैनेज नहीं किया। तो हमें परसेप्शन मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से ही करना होगा। 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये देखिए इंडिया ने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हमने जो है सबसे पहली चीज़ क्या बिल्ड किया है, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्ड की है। दूसरी चीज़ हमने जरांज देलराम हाईवे बिल्ड किया है। और तीसरी चीज़ हमने जो है अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, जिसको सलमा डैम भी कहते हैं, वो बिल्ड किया है। तो ये 3 बहुत बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जो अफगानिस्तान के लिए न केवल प्राइड की बात है, बल्कि उनके लिए एक बहुत नीडेड कनेक्टिविटी, और जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो हमने बिल्ड करके दिया है। उसके अलावा हमने बहुत
सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वाटर प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ें बनाए हुए हैं, जिससे हमने जो है अफ़गानिस्तान के सीधे सीधे अफ़गानी लोगों के दिलों में तक पहुंचने का काम किया है। अब पाकिस्तान कितना भी कोशिश कर ले इंडिया की पोजीशन को अंडरमाइन करने का, इंडिया की पोजीशन को रिड्यूस करने का, बट हमने ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की है, जो हमने प्यार अपना दिखाया है, जो हमने सौहार्द दिखाया है, उससे हमारी पोजीशन जो है डाउन इतनी आसानी से नहीं हो सकती। इसीलिए ये एक गलती होगी अगर हम अगर हम सिर्फ घनी की गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करें। इंडिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपनी एड और असिस्टेंस ब्रॉड बेसिस रखें, जनता के लिए हम जो है एड और असिस्टेंस दें, और नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पे पूरी पूरी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ दें, न केवल कैपिटल में बल्कि बाकी दूर दराज के इलाकों में, स्पेसिफिकली उन एरियाज़ में जो तालिबान के द्वारा होल्ड किए गए हैं। जैसे कि जो भी आपका साउथ अफ़गानिस्तान का एरिया है, वहाँ पे हमें ज़्यादा जो है अपनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस शो करनी है। तो वे फॉरवर्ड क्या इंडिया कर सकता है? इंडिया पहली चीज़ क्या कर सकता है, ये एक अपॉर्चुनिटी जो है इंडिया के पास है कि वो पीस एफर्ट्स में, अफ़गानिस्तान के पीस एफर्ट्स में अपने रोल प्ले कर सके। क्योंकि इंडिया बहुत अच्छे से जो है लोगों की इंडिया एक ऐसी न्यूट्रल एंटिटी के रूप में अफ़गानिस्तान में ट्रीट किया जाता है। तो इंडिया क्या कर सकता है, जो दो पॉलिटिशियंस हैं जो एक दूसरे के खिलाफ आज खड़े हैं, उन दोनों को एक टेबल पे ला करके, और जो पब्लिक डेमोक्रेसी है उसको इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये एक पहला रोल है जो इंडिया प्ले कर सकता है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं दूसरा जो हम कर सकते हैं वो है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें ईरान और अफ़गानिस्तान और यूएसए में अफ़गानिस्तान के बारे में, और साथ साथ जो है हम इसमें मीडिएटरी रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ईरान और यूएसए के बीच में अभी जो डायलॉग प्रोसेस है वो नहीं है, जबकि हम जो है काफ़ी अच्छे से नेगोशिएशन करने की पोजीशन में है, क्योंकि हमारी टाइज ईरान के साथ भी स्ट्रांग है और यूएसए के साथ भी स्ट्रांग है। तो हम ये ईरान और यूएसए जो दो की प्लेयर्स हैं अफ़गानिस्तान की पीस प्रोसेस में, इन दोनों के बीच में मीडिएशन का काम शायद इंडिया सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है। तीसरी चीज़ इंडिया क्या कर सकता है वो ये है कि हम जो है यूएन की जो एक कॉल था कि पैंडमिक के टाइम पे कोई लड़ाई ना हो, तो कोई हॉस्टिलिटी ना हो, इस चीज़ का यूज़ करके और पाकिस्तान को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, पाकिस्तान को थोड़ा सा घेर सकते हैं, उसके जो है कश्मीर के अंदर रोल को लेकर के, उसके जो है टेररिज्म के रोल को लेकर के अफ़गानिस्तान के अंदर, और उसके जो है ईरान के अंदर जो टेररिज्म का रोल है उसको लेकर के हम पाकिस्तान की घेराबंदी कर सकते हैं, जिससे कि पाकिस्तान फर्दर इंडिया को आइसोलेट ना करे। तो अगर हम पाकिस्तान के अंदर आइसोलेशन का एफर्ट बढ़ा देते हैं तो पाकिस्तान खुद ही अपना जो एक रवैया है हॉस्टिलिटी का अफ़गानिस्तान की बीच में, वो हम अफ़गानिस्तान के टॉक्स के बीच में वो जो है थोड़ा सा कम कर सकता है। चौथी चीज़ जो एक चीज़ जो हमें लर्न करनी है यूएस तालिबान पीस प्रोसेस से, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इंडिया जो है नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए सिर्फ जो है स्टेट एक्टर से ही बात करे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रैक्टिकल होकर के इंटरनेशनल सिचुएशन में डीलिंग करनी होती है। तो ऐसे में अगर यूएस और तालिबान जो एक दूसरे के कट्टर एनिमी थे वो एक टेबल पे आ सकते हैं, तो हमें भी ये देखना है कि हमें भी इंडिया अफ़गानिस्तान की जो हमने अपनी जो बिल्ड किया है, अपना जो हमने एसेट बिल्डिंग की है, ट्रस्ट बिल्डिंग की है, उसको हम जो है उसको यूज़ करके अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस में। और कोई भी अफ़गानिस्तान को लेकर के आगे फर्दर डिसीजन होता है तो उसमें हमें एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है, ये हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए जिससे भी नेगोशिएशन करने हैं वो नेगोशिएशन हमें जो है स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। तो ये देखिए वही कर सकता है जब एक स्पेशल एनवॉय हो, क्योंकि वो अगर एनवॉय अपॉइंट किया जाएगा तो उसके पास जो है अफ़गानिस्तान की लोकल जियो पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस होगा, और वो जो है बेहतर तरीके से अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस में अपना जो है कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। तो ये चौथी चीज़ इंडिया को करनी चाहिए, एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट करना चाहिए जो कि पूरी तरह से अफ़गानिस्तान में जो है नेगोशिएशन के लिए इंडिया की स्ट्रैटेजी को तैयार करे और नेगोशिएशंस को लीड करे। तो इस तरह से जो है हम अपना वापस दोबारा से हम जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर अपनी जगह बना पाएंगे, और शायद हम जो है काफ़ी अच्छे क्योंकि हम काफ़ी क्लोज हैं लोगों के दिलों के, तो इसीलिए शायद हम जो है एक बेहतर तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं अफ़गानिस्तान की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में। तो नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्रिटिकल स्टडी ऑफ ट्रम्प द पोस्ट मॉडर्निस्ट।
यहाँ से ये आर्टिकल हम क्यों ले रहे हैं, ये ऐसे के लिए ले रहे हैं हम आर्टिकल, और एक ऐसे आ सकता है आपका साइंस वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म, क्योंकि ये आपका जो पोस्ट मॉडर्निज्म का ये एक डिबेट है, ये और साइंस के और पोस्ट मॉडर्निज्म के बीच में जो लड़ाई होती रहती है, ये काफ़ी ज़्यादा जो पैंडमिक की वजह से फेमस हो गई है, और सबसे ज़्यादा इसको फेमस करने में ट्रंप जी का हाथ है। तो इसीलिए इस पर कोई ना कोई आपसे विचार आ सकते हैं, तो वहाँ पे आप जो है केस स्टडी के रूप में इसमें से कुछ पॉइंट्स को डाल सकते हैं। अब देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है। सबसे पहले देखिए मॉडर्निज्म क्या है। मॉडर्निज्म है कि पहले जब हम अगर हम मेडिवल सेंचुरीज़ की बात करें तो उस वक्त अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। हम जो है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बिलीव करते थे, हम ये बिलीव करते थे कि अर्थ के चारों ओर जो है सन घूमता है, तो ये हमारा जो है मॉडर्निज्म था। अब अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज्म ये हमारा जो है मेडिवलिज्म था। मॉडर्निज्म में क्या हुआ कि हमने जो है साइंटिफिक डिस्कवरीज करनी शुरू करी। हमें ये पता चला कि ह्यूमंस को जो है 3 दिन में नहीं बनाया था भगवान ने, और ये इनका नेचुरल एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन स्पीशीज़ का। फिर हमने जो है साइंटिफिक एविडेंसेस दिए कि कितने साल पहले ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ था। हमने जो है साइंटिफिक एविडेंसेस दिए कि अर्थ फ्लैट नहीं होती, अर्थ जो है राउंड होती है। तो ये आपका मॉडर्निज्म है, जहाँ पे हम साइंस के बेसिस पे चीज़ों को बिलीव करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म के बियॉन्ड, मॉडर्निज्म के बाद हमें पता है कि साइंस बिलोंग करती है, पर हम जो है अपनी थ्योरीज एक जगह से दूसरे जगह हम मूव करते रहे। देखिए डिफरेंस क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म में और मेडिवलिज्म में। मेडिवलिज्म में ये था कि हमने एक जो है स्ट्रिक्ट आइडिया ले लिया, अब सबको इसी आइडिया को फॉलो करना है। जबकि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट होते हैं ये जो है अपने आइडियाज़ कुछ भी थ्योरी लगाते रहते हैं। आज एक थ्योरी दी, वो थोड़ी सी गलत हुई, हमने कुछ दूसरी थ्योरी दे दी। हम एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते रहते हैं, जैसे हमारी जो सोच है वो बार बार जो है इधर से उधर शिफ्ट करती रहती है, उसको पोस्ट मॉडर्निज्म बोला जाता है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है ना तो वेट करते हैं रियलिटी का, साइंस का, ना ही वो वेट करते हैं कि क्या एविडेंसेस हैं उनका। वो जो अभी प्रेजेंट सिचुएशंस है उसके बेसिस पे वो अपनी आइडियोलॉजी को बहुत जल्दी शिफ्ट करते रहते हैं, इसको हम पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं। तो बहुत कुछ एग्जांपल्स हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट के, जैसे कि जैकस डेरिडा, ये एक सिंगर हैं बहुत फेमस, फिर जीन फ्रांकोस लोएटार्ड, फिर जीन बॉल्डियार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स थे पोस्ट मॉडर्निज्म के। और सबसे बड़ा जो प्रोपोनेंट आज के टाइम में उभर के सामने आया है वो है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए साइंस क्या कहता है, साइंस जो है साइंस के पीछे साइंस जो है हर जगह सेम होता है, और साइंस के पीछे फंडामेंटल जो है एक रीज़न होता है, और वो फंडामेंटल रीज़न कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर हम पैंडमिक की बात करें तो पैंडमिक के पीछे जो है फंडामेंटल रीज़न है एक वायरस का, और उस वायरस का जो क्योर है डिजीज़ का वो सिर्फ यही है कि हम जो है रिसर्चेस करें, हम वैक्सीन का डेवलपमेंट करें, और हम जो है एक जो है टेस्टेड ट्रीटमेंट लेकर के आएँ। अब इसके लिए इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट चाहिए सभी लोगों का एक साथ। इसके लिए चाइना और यूएसए को एक पेज पे आना होगा, और बाकी कंट्रीज़ को भी इनके साथ जो है एफर्ट्स देने होंगे। और ये हो या ना हो ये गोल नहीं रहता। गोल ये होता है साइंस में कि हमें जो है एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करके, रिसर्च बेस्ड प्रूफ के बेसिस पे हमें कोई थ्योरी प्रोपाउंड करनी है, ये हमारा साइंटिफिक थ्योरी होती है। पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी क्या होती है? पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी क्या है, उसको साइंस से कोई मतलब नहीं, बस हमने एक थ्योरी दे दी, उसको हमने हाइपर रियल बोल दिया। अब इसका मतलब ये है कि ये साइंस के बेसिस पे डिपेंड होती है ना। हमने सोचा हमारी इंट्यूशन ऐसी है, ठीक है। कुछ लोग जो है साइकिक होते हैं कि वो इधर उधर की चीज़ें देख सकते हैं, तो ये आपका सारा हाइपर रियल है, और इसी को हम पोस्ट मॉडर्निज्म बोलते हैं। कि मतलब ये इसके पीछे कोई भी आपका एविडेंस नहीं है, और आपकी थ्योरी बहुत लूज ग्राउंड्स पे है। आप जो है बहुत जल्दी अपनी थ्योरीज भी चेंज करते रहते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी आपने थ्योरी चेंज कर ली, थ्योरी की कोई आपकी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, आप उस थ्योरी को प्रूव नहीं कर सकते, तो इसको हम हाइपर रियल कहते हैं। फिर अब ये जो थ्योरी होती है ये मेटा नैरेटिव पे बेस्ड होती है। मेटा नैरेटिव क्या है? मेटा नैरेटिव मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी एनलाइटनमेंट के आइडिया से कंसर्न हो, जैसे कि कोई एनलाइटनमेंट का आइडिया साइंस में, टेक्नोलॉजी में, बल्कि इसके अलावा ये बाकी टेम्परेरी एडवांसेस जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बेस्ड हो सकती है। बहुत सारी आपने थ्योरी देखी सुनी होंगी, जैसे कि जो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं ये सारी पोस्ट मॉडर्निज्म का हिस्सा हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को हम जो है पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रंप की।
ट्रम्प को हम एज ए केस स्टडी यूज़ करेंगे अगर हम कोई भी पोस्ट मॉडर्निज्म का एग्जाम्पल आता है तो, या फिर इस तरह के जो फेक न्यूज़ वाला भी आता है तो उसमें भी हम जो है एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फेक न्यूज़ कभी कभी जो है पोस्ट मॉडर्निज्म पे भी बेस्ड होता है, और ट्रम्प का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ट्रम्प एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है आपकी पोस्ट मॉडर्निज्म का। देखिए ये जो है किसी भी एक पोजीशन के लिए फेथफुल नहीं है, ये फ्रीली जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ना केवल खुद मूव करते हैं बल्कि अपने फॉलोअर्स को भी मूव करवाते हैं, और ऐसे साउंड करते हैं हमेशा, हर बार जब ये कुछ बोलते हैं तो बहुत ऑथेंटिक ये साउंड करके बोलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, कुछ गलत भी बोलेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे शुरू में क्या हुआ था, एग्जाम्पल देते हैं, शुरू में जब वायरस शुरू हुआ था तो उन्होंने चाइना को कमेंट किया था कि बहुत अच्छे से चाइना ने जो है कोविड-19 के पैंडेमिक को कंट्रोल किया है। अब जब कोविड जो है यूएस की टेरिटरीज में पहुंच गया और यूएस में तबाही मचाना शुरू कर दिया, तो चाइना को उन्होंने जो है बोला कि चाइना ने जानबूझ करके ये वायरस फैलाया है, और इस वायरस को इन्होंने नाम भी चाइनीज़ वायरस दे दिया था। उसके बाद इन्होंने कई बार जो है मसीहा जैसी बातें की हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि एक दिन इन्होंने एक बार कहा था कि एक दिन जो है वायरस बिल्कुल चला जाएगा धरती से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी तरह से इन्होंने जो है अभी 2 हफ्ते पहले ही इन्होंने कहा था कि ये सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी वायरस चला जाएगा, और देख लेना चला जाएगा, ईस्टर संडे पे आपके पास जो है पैक्ड चर्चेस होंगे। तो इसका एविडेंस क्या है? एविडेंस कुछ नहीं है, बस इन्होंने बोल दिया विदाउट एनी एविडेंसेस, जो है बहुत कन्विक्शन के साथ चीज़ें बोली हैं। और उसके बाद ये ऑथेंटिसी, बस क्या आता है इनके पास, इससे ऑथेंटिसिटी जो है आती है, जो इन्होंने सोचा उसको जो है एकदम बोल दिया विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस। इसी तरह से इन्होंने जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की जो है डिमांड को इंक्रीज़ किया था, गेम चेंजर बोला था। उसके बाद ये भी बोला था कि ये गिफ्ट फ्रॉम हेवन है। जब इनको इसके खिलाफ जो एविडेंसेस दिए गए, डॉक्टर एंथनी फॉकी जो कि वाइट हाउस के एक टास्क फोर्स के मेंबर थे, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ पर मेरे पास जो है कॉमन सेंस है। तो दूसरी वर्ड्स में इन्होंने ये कहा कि इनके पास जो है क्लोज कॉन्टैक्ट है हाइपर रियल से। हाइपर रियल अभी आपको एग्जांपल बताया था, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो रियलिटी के ऊपर हो, जैसे कि हम गॉड बोलते हैं तो गॉड हाइपर रियल हो गए, ठीक है। फिर इसी तरह से जो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब कुछ ऐसा फिनोमेना जैसे घोस्ट वाली चीज़ें होती हैं वो भी हाइपर रियल चीज़ें होती हैं। तो उनकी रियलिटी को हमने अभी टेस्ट नहीं किया है, बट कुछ लोगों ने उनको देखा हुआ है या कुछ लोगों ने महसूस किया है। कुछ चीज़ें जो हम महसूस कर सकते हैं उनको हम हाइपर रियल कहते हैं। तो ये इनका एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था कि हाइपर रियल है चीज़ें, या फिर मेरे पास कॉमन सेंस है। तो अगेन ये भी एक एग्जाम्पल है इनके पोस्ट मॉडर्निस्ट एटीट्यूड का। उसके अलावा फिर इसी तरह से इन्होंने जो है पोस्ट मॉडर्निज्म की अपनी थ्योरी को और कंप्लीट करते हुए कुछ दिन पहले एक बहुत ही वियर्ड सी सलाह दी थी कि देखिए इनका कहना क्या था कि जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जैसे डिटॉल हो गया, इससे जो है वायरस मरते हैं। तो अगर इसका हम एक इंजेक्शन लगा लें तो हमारी बॉडी से भी वायरस मर जाएगा। और क्योंकि इनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है और इतना बड़ा लीडर जब ऐसी बातें कर रहा है, तो सही में वहाँ पे जो जनता है, जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी जनता भी नहीं है। मतलब अगर आप ट्रम्प का बेस देखेंगे, पॉलिटिकल बेस देखेंगे, तो ब्लू कॉलर वर्कर से आता है। वो जो ट्रम्प बोल देता है उसको मानते हैं। तो ये जब उनका कहना था, बहुत ही वियर्ड सा जो इनका कहना था, इसने क्या किया, लोगों ने एक्चुअली इंजेक्शंस लगाने शुरू कर दिए। तो इससे डर के जो है डिसइंफेक्टेंट कंपनीज जैसे कि डिटॉल, लाइजॉल, इन्होंने जो है एक पब्लिक वार्निंग नोटिस जो है इनको इश्यू करना पड़ा, जारी करना पड़ा, प्रेस के सामने आना पड़ा। और इन्होंने कहा कि हमारे जो लिक्विड्स बनाए हैं हमने, वो ब्लड के अंदर नहीं डालने के लायक हैं। वो अगर आपकी बॉडी में आप डालते हैं तो आपको पॉइजनस, वो काफ़ी पॉइजनस हैं, आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे। वो सरफेसेस के लिए हैं, उनका इंजेक्शन मत लगाइए। तो ये जो है साइंस के बेसिस पे उन्होंने कहा कि साइंस के बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये ब्लड के अंदर लेने के लिए नहीं है। और जहाँ फिर ट्रम्प जी कह रहे हैं कि आप आराम से इनका इंजेक्शन लगाओ, बाहर से वायरस मिल सकता है तो आपकी बॉडी का भी वायरस मर जाएगा। तो इसी को जो है बोलते हैं हम पोस्ट मॉडर्निज्म। एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे तुरंत मूव कर जाना, कुछ दिन कुछ उस आइडिया को रखना, फिर जो नई चीज़ आती है उस पर मूव कर जाना, और हर बार जो है अपनी गलती ना एक्सेप्ट करना, और हर बार अपने आप को ऐसे शो करना जैसे कि इनकी बात ही सत्य है। इसी को पोस्ट मॉडर्निज्म बोला जाता है। तो यही था इस आर्टिकल में जो आपको समझना था। बाकी जो चीज़ें हैं इधर की, ये आप छोड़ सकते हैं, और बीच बीच में इधर की चीज़ें भी आप छोड़ सकते हैं। एक बार इस लेक्चर को सुन लीजिएगा तो आपको अच्छे से ये वाला आर्टिकल समझ आ जाएगा, और जो जो आपको टेक अवेज लगे वो आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा।
तो गाइस देख लेते हैं आज आपको कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं। पेज नंबर 1 से पहला आर्टिकल ये आपको पढ़ना है, होम मिनिस्ट्री क्लियर्स द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, और इसमें स्पेसिफिकली आपको ये यहाँ से जो पैराग्राफ है ये पढ़ना है। उसके अलावा आपको ये वाले पार्ट पढ़ने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्ट्स हैं। उसके बाद जो आपको ये देखना है कि इंडिया रिपोर्ट 70 डेथ्स हाईएस्ट इन अ सिंगल डे। तो यहाँ पे ये आपको ग्राफ देखना है, ये वाला जो ग्राफ है ये आपको समझना है, ना समझ में आए तो एक बार आप बोलिएगा। फिर आपको ये पढ़ना है कि नीट अप्लाइज टू माइनॉरिटी कॉलेजेस सेज सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है जज का नाम आप अलग से लिख के रखेंगे, फैक्ट बुक में बना के रखेंगे कि किस जज ने ये जजमेंट दिया है, और ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता है। तो आपको जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी रिवाइज करने। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 से बहुत अच्छा जजमेंट है ये, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको देखना है कि ओनली 30 लाख फाउंड नरेगा वर्क इन अप्रैल, ये भी आपको देखना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया रिमेन्स ऑन यूएस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। तो इंडिया जो है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि अभी आईपीआर रजीम हमारा उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो अगेन ये वाला आर्टिकल आपको पढ़ना है आज। फिर ये देख लीजिएगा, अभी आज हमने जो है एक एडिटोरियल में डिस्कस किया है होम क्वारंटाइन को देखने के लिए। तो देख लीजिएगा क्या फैसिलिटी डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ से आपको ये करना है, वेयरेबल टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की गई है आईआईएससी के द्वारा। तो ये आपको आर्टिकल पढ़ना है और ये चीज़ यहाँ से नोट डाउन करनी है। फिर देखिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ये आपको देखना है कि क्यों ऑनलाइन लर्निंग इतनी जो है क्या प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन लर्निंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस चीज़ को काफ़ी आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ से आपको स्ट्रैटेजी टू एनहेंस और एनहेंस एनरोलमेंट, ये वाली पार्ट यहाँ से आपको पढ़ना है, और फिर ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है। तो ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन ये जीएस पेपर 1 में और 2 में दोनों में आपका ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, तो ये आपको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये जीएस 1 के लिए, अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन वीमेन। यहाँ से आप ये स्ट्रैटेजी के रूप में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये ले सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वीमेन पे डिसप्रपोर्शनेटली हाई है। न केवल कोविड-19 के इसका जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, फिर इसका जो वीमेन की लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट है, ये बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। उसके अलावा जो वायलेंस की एक सिचुएशन है वो भी बढ़ गई है वीमेन की ऊपर, क्योंकि पैंडेमिक ने जो है लोगों को लॉकडाउन कर दिया एक साथ, और ऐसे में कहीं ना कहीं वायलेंस के जो केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, वो काफ़ी बड़े हैं। तो अगेन ये वाला आर्टिकल आपको पढ़ना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बाई एनी कैलकुलस इंडिया क्वालिफाइज फॉर यूएनएससी परमानेंट सीट। बहुत अच्छा आर्टिकल है, और क्वेश्चन जो है रेगुलरली आते रहते हैं कि इंडिया यूएनएससी की सीट पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत अच्छे आपको यहाँ से पॉइंट मिलेंगे। तो ये आर्टिकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज आपको पढ़ना है। फिर ये आर्टिकल आपको पढ़ना है, यूएस इकोनॉमी श्रिंक्स 4.8%, Q1 शार्पेस्ट फॉल सिंस 2009। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी क्लोजली इंटीग्रेटेड है यूएस से। स्पेसिफिकली हमारे जो टर्शरी सेक्टर है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना है। फिर बैंक्स बोरो 2000 करोड़ फॉर आरबीआई फॉर म्यूचुअल फंड्स। कल हमने देखा था कि बैंक्स, हमने एक जो है इसमें एडिटोरियल में चर्चा की थी कि बैंक्स 2000 देने के मतलब करो, ये आपका जो है बैंक्स लेंडिंग करेंगे या नहीं। एक अच्छी खबर ये है कि बैंक्स ने लेंडिंग करना शुरू कर दिया म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो अगेन ये आर्टिकल आपको देखना है, और कल वाले आर्टिकल्स के साथ लिंक करके आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा। तो आज के डिस्कशंस में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।